हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टर्न पे रेडिएशन वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया था। रेडिएशन में मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स होते थे वो समझा दिए थे। जो सबसे रीसेंट हमने चीज़ करी थी वो थी आइडियल ब्लैक बॉडी कि आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो कि लोअर टेम्परेचर पे हर पॉसिबल वेवलेंथ को अब्जॉर्व कर ले और हायर टेम्परेचर पे वो सारी एनर्जी वापस एमिट करना स्टार्ट कर दे, तो उसको हम बोलते थे कि आइडियल ब्लैक बॉडी है। आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में एक दो पॉइंट्स हमारे लिए और काम के थे कि आइडियल ब्लैक बॉडी का जो एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है वो एकदम कंटिन्यूस होता है, यानी कि हर पॉसिबल वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इससे निकल रही होती हैं। एक चीज़ हमने और सीखी थी कि आइडियल ब्लैक बॉडी का ब्लैक कलर का होना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट आइडियल ब्लैक बॉडी किसी भी कलर की हो सकती है। उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सन। और दूसरा जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने एक बनाया था वो था फेरीज ब्लैक बॉडी। उस फेरीज ब्लैक बॉडी में हमने एक हॉलो स्फीयर में होल कर दिया था। होल के हेल्प से एनर्जी को हम अंदर इंसिडेंट कराते थे। डिफ्लेक्टर ये इंश्योर करता था कि एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर बाहर ना आ जाए बल्कि अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाए। तो कोई भी एक ऐसा हम अरेंजमेंट बना दें जिसमें एनर्जी अंदर ही ट्रैप होकर रह जाए, यानी कि सारी एनर्जी अंदर रह जाए, बाहर ना निकल पाए, तो उसको बोला जाता है एक आइडियल ब्लैक बॉडी। रेडिएशन से जुड़े जो बाकी पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें हमें करनी है, उनको हम आज कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, रेडिएशन का जो बिल्कुल बेसिक होता है, यानी कि जो बेसिक थ्योरी रेडिएशन की होती है, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, वो डिफाइन किए थे एक साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का नाम था प्रीवोस्ट। प्रीवोस्ट के कुछ पॉइंट्स थे। उन पॉइंट्स के बारे में हालांकि थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है, बट उनको प्रॉपर ऑर्डर से क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं वो सब समझते हैं। तो प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला पॉइंट था प्रीवोस्ट का वो ये था कि एट एवरी पॉसिबल टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन देयर इज कंटिन्यूअस हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। इसका मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था लास्ट टर्न पे कि किसी भी बॉडी से अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, अब ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर जाता नहीं है और एब्सोल्यूट जीरो अटेन करना इम्पॉसिबल होता है। यानी कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर एक बॉडी से हर टेम्परेचर पर 0 केल्विन तो हो नहीं सकता, तो इनफैक्ट अब हर टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ एमिशंस हमेशा निकल रहे होते हैं और कुछ ना कुछ एमिशंस हमेशा अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। मैंने आपको एक स्टेप फर्दर जाके ये भी बताया था कि जो एमिशंस निकलते हैं, यानी कि जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, वो हर पॉसिबल वेवलेंथ की होती हैं। साथ के साथ वो बॉडी जो हीट अब्जॉर्ब करती है, यानी कि जो रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अब्जॉर्ब करती है, वो भी हर पॉसिबल वेवलेंथ की होती है। तो यही प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज का पहला पॉइंट है कि एट एवरी पॉसिबल टेम्परेचर देयर इज कंटिन्यूअस हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। बॉडी लगातार एनर्जी एमिट भी करती है, लगातार एनर्जी अब्जॉर्ब भी करती है। कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि वो एक नॉन स्टॉप प्रोसेस होता है और हर पॉसिबल वेवलेंथ पे होता है। तो अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम बनाएं या उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएं तो उसमें सारी वेवलेंथ इन्वॉल्व होती हैं। हालांकि यानी कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं सारी वेवलेंथ्स का कंट्रीब्यूशन बराबर हो। कुछ वेवलेंथ्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, कुछ का रिलेटिवली कम होता है, लेकिन इन्वॉल्व सारी वेवलेंथ होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज का अगला पॉइंट है, When a cold body is placed in the hot surrounding। अब देखिए, बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है। मान लीजिए हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेते हैं ये, या फिर ये पेन कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने इस पेन को सराउंडिंग में रखा और अभी कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि इस पेन का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है। अब देखिए, दोनों का टेम्परेचर यानी कि पेन का भी और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। तो बोला जा सकता है कि ये पेन कंटिन्यूसली एमिशंस दे भी रहा होगा, यानी कि इसमें से रेडिएशन निकल भी रही होंगी और कंटिन्यूसली रेडिएशन ये अब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। अगर इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है तो बोला जाता है कि इसके जो रेट ऑफ एमिशन होते हैं वो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन से कम होते हैं। यानी कि अगर इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है तो ये जितनी एनर्जी रेडिएट करती है उससे ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करती है। तो जितनी एनर्जी ये एमिट कर रही है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करने लग जाए तो बोला जा सकता है कि ओवरऑल एनर्जी इसके अंदर आ रही होगी, यानी कि हीट एनर्जी रेडिएशंस इसके अंदर आ रहे होंगे। और अगर ओवरऑल ये एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रही है तो इसका टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ेगा। तो यही रीजन होता है कि अगर हम किसी रिलेटिवली
कम टेम्परेचर वाली बॉडी को हायर टेम्परेचर वाले सराउंडिंग में रखें तो वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और बढ़ने का रीजन क्या? बढ़ने का रीजन यही, द बॉडी रेडिएट्स लेस एनर्जी एंड अब्सॉर्ब्स मोर एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। तो ये बिल्कुल सिंपल सा और ऑब्वियस सा इफेक्ट है। हालांकि सबसे पहले इसको प्रीवॉस्ट नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए ये उसका एक रूल है, लेकिन अब हम जानते हैं कि बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। कोई भी लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी हायर टेम्परेचर सराउंडिंग में रख दें तो वो जितनी हीट एमिट करती है उससे ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करती है, एज अ रिजल्ट उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बिल्कुल इसका रिवर्स कंसिडर करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अभी हम खुद से गेस कर सकते हैं। मान लेते हैं इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। अगर इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो बोला जा सकता है ये जितनी हीट एमिट करती होगी, यानी कि जितनी रेडिएशन एमिट करती होगी, रिलेटिवली उससे कम रेडिएशन अब्सॉर्ब करती होगी। यानी कि इस केस में एनर्जी एमिटेड की वैल्यू ज्यादा होगी और एनर्जी अब्सॉर्ब्ड की वैल्यू कम होगी। अगर इसमें से ओवरऑल एमिशंस ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि हीट एनर्जी इससे लूज हो रही है, तो बोला जा सकता है कि इसका टेम्परेचर टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा। और ये हम बात बहुत इजीली गेस भी कर सकते हैं, यानी कि इमेजिन, इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं कि ये ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी को हम रिलेटिवली कम टेम्परेचर वाले सराउंडिंग में रख दें तो इसका टेम्परेचर ग्रेजुअली कम होने लगता है। कम होने का रीजन यही, जितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है उससे कम एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल इसका यही आता है, व्हेन अ हॉट बॉडी इज प्लेस्ड इन अ कूलर सराउंडिंग, द बॉडी रेडिएट्स मोर एनर्जी एंड अब्सॉर्ब्स लेस एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। इसको हम बोलते हैं ओवरऑल कि बॉडी के पास एक कूलिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट कंसिडर करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, एक बार बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम था, नेक्स्ट केस में बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा था। तो दोनों केस में हमने देखा कि पहले में हीटिंग इफेक्ट होता है, दूसरे में कूलिंग इफेक्ट होता है। थर्ड जो पॉसिबिलिटी बची, अब आप इमेजिन कर पा रहे हैं, यानी कि आप गेस कर सकते हैं क्या है, कि इस बॉडी का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बिल्कुल बराबर हो जाए। अब देखिए बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बराबर है, और प्रीवॉस्ट थ्योरी का पहला जो पॉइंट था, पहला पॉइंट ये वाला था, अगर ये सही है तो बोला जा सकता है कि इससे एमिशंस तो हो ही रहे होंगे, क्योंकि अगर इस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो ये तो पक्की बात है कि इस बॉडी से हीट तो रेडिएट हो ही रही होगी, यानी कि एमिशंस तो कंटिन्यूसली हो ही रहे होंगे। लेकिन इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर है, उससे हम ये बोल सकते हैं कि जितनी हीट ये रेडिएट करेगा, यानी कि जितनी हीट ये एमिट करेगा, एग्जैक्टली उतनी ही हीट को ये सराउंडिंग से अब्सॉर्ब भी करता है। यानी कि अगर बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर है तो रेट ऑफ एमिशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन, यानी कि जितनी एनर्जी बाहर जा रही है उतनी एनर्जी अंदर भी आ रही है। तो बोला जा सकता है कि ओवरऑल जो बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। थर्मल इक्विलिब्रियम बने रहने का मतलब इसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो एक जो बहुत छोटी सी हम मिस्टेक कर सकते हैं वो ये है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अगर बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तो बताइए इस बॉडी में रेडिएशंस हो रहे होंगे कि नहीं, यानी कि ये हीट गेन या हीट लूज कर रही होगी कि नहीं। तो ये नहीं बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब इसमें से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। यानी कि अगर इसका टेम्परेचर टाइम के साथ सेम रहता है तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। सही स्टेटमेंट क्या होगा, जितनी एनर्जी ये रेडिएट करेगा एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी ये अब्सॉर्ब भी कर रहा होगा। यही रीजन है कि इसका टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। तो वही हमारा लास्ट पॉइंट हो गया, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, the energy radiated per unit time by the body will be equal to the energy absorbed per unit time by the body. Therefore, its temperature remains constant and the body is in thermal equilibrium with the surrounding. जितनी हीट एमिट हो रही है एग्जैक्टली उतनी हीट अब्सॉर्ब हो रही है। एज अ रिजल्ट बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी, यानी कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही बना रहेगा। तो इस केस में ना तो कोई हीटिंग इफेक्ट आता है ना कोई कूलिंग इफेक्ट आता है, लेकिन हीट ट्रांसफर यानी कि हीट का जो एक्सचेंज है, जो एनर्जी का एक्सचेंज है, वो लगातार हो रहा है। तो ये प्रीवॉस्ट के कुछ बेसिक से पॉइंट थे कि हर बॉडी कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करती है और अब्सॉर्ब भी करती है। जो एमिशन और अब्सॉर्प्शन होते हैं वो हर पॉसिबल वेवलेंथ पे होते हैं। हालांकि सारी वेवलेंथ का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं होता, डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट अमाउंट में एमिट या अब्सॉर्ब हो रही होती है।
जो कम टेम्परेचर वाली बॉडी है एज कंपेयर टू सराउंडिंग वो अब्जॉर्ब ज्यादा करती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी है वो एमिट ज्यादा करती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। और अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो जितना एमिशन उतना ही अब्जॉर्प्शन। ये होता है कुछ पॉइंट्स प्रीवॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज के। नेक्स्ट जो पार्ट हमें डिस्कस करना है वो है किरचॉफ्स लॉ। देखिए किरचॉफ्स लॉ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो पहले पढ़ लेते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या है, फिर इसके क्या कंक्लूजन्स हैं, एग्जैक्टली मतलब क्या होता है उस पर आएंगे। किरचॉफ्स लॉ ये स्टेट करता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर ऑल बॉडीज द रेशियो ऑफ देयर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर टू स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट and this constant is equal to spectral emissive power of the ideal black body at the same temperature। तो जो किरचॉफ्स लॉ में बोला हुआ है बिल्कुल उस पे बेस्ड एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उस इक्वेशन के कंक्लूजन्स पर आएंगे। देखिए किरचॉफ्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पर कोई भी जनरल बॉडी का जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। तो इक्वेशन हम बनाते चलते हैं। देखिए किसी भी बॉडी की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हमने डिनोट करी थी ई लैम्डा से, डिवाइडेड बाय बोला हुआ है इसका स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर विल बी अ कांस्टेंट एंड इक्वल टू स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। तो किसी भी जनरल बॉडी की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बाय स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है ये कांस्टेंट होगा और हमेशा बराबर होगा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी के। देखिए ये तो बिल्कुल जनरल सा स्टेटमेंट हो गया, हम इसको अभी और थोड़ा सा रिफाइन करके एक अच्छे और यूजफुल और रिलेटिवली इजी कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो ये वाली जो चीज है देखिए वही हमने यहाँ पर लिख रखी है। किसी भी ब्लैक बॉडी को कंसिडर कर ले तो एक गिवन टेम्परेचर पर उसकी जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वो सब कुछ एमिट करना चालू कर देती है। तो ये देखिए कि ई लैम्डा बाय ए लैम्डा शुड बी इक्वल टू स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। क्योंकि ये वाली टर्म कांस्टेंट है तो लिखा जा सकता है कि ई लैम्डा बाय ए लैम्डा फॉर फर्स्ट बॉडी शुड बी इक्वल टू ई लैम्डा बाय ए लैम्डा फॉर सेकंड बॉडी एंड सो ऑन। अगर यहां पर सामने कांस्टेंट आ गया तो हम एक बात और बोल सकते हैं कि जरूर ए लैम्डा को अगर मैं सामने भेज दूं और प्रोपोर्शनैलिटी लगा दूं तो ई लैम्डा शुड बी प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा, यानी कि किसी भी जनरल बॉडी की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की जो वैल्यू है वो स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं और स्पेसिफिक यानी कि और आसान बना लेते हैं। स्पेक्ट्रल वाली चीज को यहां से गायब करते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रल तो होता था देखिए किसी गिवन वेवलेंथ रेंज में, हम कंसिडर करते हैं ओवरऑल, यानी कि 0 से लेके पूरी इनफाइनाइट तक की वेवलेंथ अगर कंसिडर कर लें तो बोला जा सकता है कि किसी भी जनरल बॉडी की एमिसिव पावर और अब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा और इक्वल होगा एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखिए वही चीज मैंने यहां पे लिख रखी है, किसी भी जनरल बॉडी की एमिसिव पावर और अब्जॉर्प्टिव पावर की जो रेशियो की वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी और हमेशा आएगी उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के। तो हम इस फॉर्म को यूज करते हैं और इसी फॉर्म की हेल्प से एक आगे यूजफुल रिजल्ट भी बना लेते हैं कि किसी भी जनरल बॉडी की एमिसिव पावर टू अब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा और इक्वल हो जाएगा एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी के। इस रिलेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी को डिनोमिनेटर में भेजते हैं, अब्जॉर्प्टिव पावर को सामने भेज दें तो ये बन जाएगा देखिए एमिसिव पावर ऑफ एनी जनरल बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी शुड बी इक्वल टू इट्स अब्जॉर्प्टिव पावर। ये वाली टर्म आपको देख के याद आ रहा होगा, इसको हमने एमिसिविटी में डिफाइन किया था कि किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर और उसी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर का जो रेशियो होता है वो हो जाता है रिलेटिव एमिसिविटी, सिंपली स्पीकिंग एमिसिविटी। तो इसको अगर हम एमिसिविटी से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा कि एमिसिविटी विल बी इक्वल टू अब्जॉर्प्टिव पावर। और यही हमारे लिए किरचॉफ्स लॉ का जो सबसे यूजफुल फॉर्म है या फिर मान लीजिए सबसे यूजफुल कंक्लूजन है वो ये है कि किसी भी जनरल बॉडी के लिए उसकी एमिसिविटी की वैल्यू उसके अब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर होती है। अब देखिए एमिसिविटी की वैल्यू बताती थी कि कोई भी बॉडी कितने बढ़िया से एमिट कर सकती है, अब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू बताती है कि कोई भी बॉडी कितने बढ़िया से एनर्जी इंसिडेंट को अब्जॉर्ब कर सकती है। किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से अगर हमने इन दोनों को बराबर प्रूव कर दिया तो देखिए जो सबसे काम का हमारा कंक्लूजन आता है जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस किरचॉफ्स लॉ से बनते हैं वो ये कि ऑल गुड एमिटर्स आर गुड अब्जॉर्बर्स, यानी कि जिस बॉडी के लिए एमिसिविटी की यानी कि उसकी एमिट करने की जो कैपेबिलिटी है वो जितनी ज्यादा होगी
उतनी ज्यादा उसकी अब्जॉर्प्टिव पावर यानी कि उसकी अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होगी। तो यहीं से वो स्टेटमेंट बनकर आता है, गुड अब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। जो बॉडी जितना अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी वो उतने बढ़िया से एमिट भी करती है। हम जानते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल अब्जॉर्बिंग बॉडी है वो होती है आइडियल ब्लैक बॉडी। तो इस कंक्लूजन की हेल्प से यानी कि किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से बोला जा सकता है कि सिंस ब्लैक बॉडीज आर बेस्ट अब्जॉर्बर्स, ब्लैक बॉडीज विल ऑल्सो बी बेस्ट एमिटर्स। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमें ध्यान रखना है, गुड अब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। जो बॉडी जितने अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी वो बाद में जाके उतने बढ़िया से एमिट भी करेगी। प्लेन मिरर का मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, प्लेन मिरर के केस में कंसिडर करते हैं। देखिए प्लेन मिरर में हम बोलते हैं कि प्लेन मिरर सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है यानी कि अब्जॉर्ब नहीं करता। तो मिरर के बारे में बोला जा सकता है कि मिरर इज द वर्स्ट पॉसिबल अब्जॉर्बर। अगर मिरर वर्स्ट पॉसिबल अब्जॉर्बर है तो वर्स्ट पॉसिबल एमिटर भी होगा। मिरर हमेशा एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, एमिट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो अब्जॉर्ब भी नहीं करता तो वो एमिट भी नहीं कर सकता। तो हमें किरचॉफ्स लॉ में यही चीज ध्यान रखनी है, गुड अब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। और ये चीज हमने प्रूव करी थी कि किसी भी जनरल बॉडी के लिए एमिसिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी अब्जॉर्प्टिव पावर होगी। तो ये वही चीज आ गई, गुड अब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, बैड अब्जॉर्बर्स आर बैड एमिटर्स। देखिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन आता है किरचॉफ्स लॉ का जिसको हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। हालांकि किरचॉफ्स लॉ के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में और एप्लीकेशंस भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछ लेता है कि मान लेते हैं हमने दो डिफरेंट बॉडीज को हीट किया, एक बॉडी ग्रे बॉडी थी, एक बॉडी ब्लैक बॉडी थी। तो कौन सी बॉडी ज्यादा अच्छे से हीट एमिट करेगी? तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ग्रे बॉडी और ब्लैक बॉडी को कंपेयर करें तो ब्लैक बॉडी ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब करती है। अगर वो ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब करती है तो बाद में जाके ज्यादा अच्छे से एमिट भी करेगी। क्वेश्चन इनडायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर हम ग्रे बॉडी और ब्लैक बॉडी को हीट करें तो कौन सी बॉडी ज्यादा शाइन करती हुई यानी कि ज्यादा इल्यूमिनेट करती हुई नजर आएगी? तो जिससे ज्यादा एमिशन हो रहे होंगे वो ज्यादा इल्यूमिनेट भी हो रही होगी। तो फिर से बोला जा सकता है कि जो ब्लैक बॉडी होगी वो ग्रे बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा इल्यूमिनेट होगी यानी कि ज्यादा शाइन करेगी। नेक्स्ट हमें जो एप्लीकेशन देखना है किरचॉफ्स लॉ का वो होती है फ्रॉनहोफर लाइंस। फ्रॉनहोफर लाइंस क्या होती हैं इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा सन के ओरिएंटेशन के यानी कि सन के कोर और उसके आउटर एटमॉस्फेयर के बारे में समझना होगा। देखिए सन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक उसका जो सेंट्रल कोर वाला पार्ट होता है, दूसरा जो उसका आउटर एटमॉस्फेयर वाला पार्ट होता है। तो जो कोर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर और जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। तो कैसे होता है एक बार मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूं। तो देखिए ये सन का अंदर जो छोटा वाला सर्कल है वो मान लेते हैं कोर वाला पार्ट। कोर वाले पार्ट को हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। तो मैं भी इसको डिनोट कर रहा हूं पी से। जो आउटर एटमॉस्फेयर है, जो बाहर वाला सर्कल है, उसको बोला जाता है क्रोमोस्फीयर। तो ये आउटर सर्कल जो उसका सन का एटमॉस्फेयर है इसको मैं डिनोट कर देता हूं सी से। अब होता क्या है कि फोटोस्फीयर का टेम्परेचर क्रोमोस्फीयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूं टी हायर। और क्रोमोस्फीयर जो कि आउटर एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है, तो उसको मैं डिनोट करता हूं टी लोअर से। प्रीवॉस थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है वो ज्यादा हीट एमिट करती है यानी कि ज्यादा हीट रेडिएट करती है, और जो बॉडी का टेम्परेचर कम है वो रिलेटिवली कम हीट एमिट करेगी। तो उसी पर आते हैं, अगर पूरे सेटअप का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है जो कि हर केस में होता है, तो बोला जा सकता है कि क्रोमोस्फीयर के कंपैरिजन में फोटोस्फीयर से ज्यादा रेडिएशंस एमिट हो रहे होंगे। तो रेडिएशंस इस तरीके से एमिट हो रहे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में चलना चालू करेंगी। तो देखिए रेडिएशंस का जो एमिट होने का तरीका है वो है स्फेरिकली आउटवर्ड्स, यानी कि वो इनर पार्ट से फोटोस्फीयर से चालू होते हैं और स्फेरिकली आउटवर्ड्स क्रोमोस्फीयर को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ जाते हैं। फिर से प्रीवॉस थ्योरी के पहले पॉइंट पर आते हैं कि हर बॉडी एमिट करने के साथ साथ अब्जॉर्ब भी करती है। तो बोला जा सकता है कि जो रेडिएशंस फोटोस्फीयर से निकली थी उन रेडिएशंस का जो कुछ पार्ट है वो यहां पे क्रोमोस्फीयर में अब्जॉर्ब भी हो जाएगा
क्योंकि हर बॉडी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन तो करती है। तो अगर मैं बोलूं कि अंदर से एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली हैं, तो क्या बाहर से भी एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें मिल रही होंगी? यानी कि क्या एटमॉस्फेयर को क्रॉस भी एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर रही होंगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ वेव्स हमेशा क्रोमोस्फीयर में अब्सॉर्ब हो जाती है। अब सन को हम कंसिडर कर सकते हैं ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी के एमिशन स्पेक्ट्रम में हमने कहा था कि वो जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। यानी कि अगर मैं उनकी वेवलेंथ्स को ट्रेस करने बैठूं, मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के कोरस्पॉन्डिंग मिलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो मुझे हर पॉसिबल वेवलेंथ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगी। लेकिन अगर हम अर्थ पे बैठ के एक ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नंबर वर्सेस वेवलेंथ, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ अर्थ पे हमारे पास पहुंचती ही नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको ग्राफ को बनाऊं तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं आता, बीच में कहीं ना कहीं कुछ हमें गैप्स मिलते हैं। गैप मिलने का रीजन क्या है कि ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं मिल रही, वो वेवलेंथ हमारे पास पहुंच ही नहीं पाई। तो वो वेवलेंथ कहां गई? वो वेवलेंथ सन के ही आउटर एटमॉस्फेयर में अब्सॉर्ब हो गई थी। तो यही जो हमें ब्लैंक लाइंस मिली हैं, जो डार्क लाइंस मिलती हैं सन के स्पेक्ट्रम में, उनको बोला जाता है फ्रॉनहोफर लाइंस। बाकी सब जगह तो हमें लाइंस मिलेंगी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी के साथ मिलेंगी। कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गायब होती हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में, वहां पे हमें डार्क लाइंस मिलती हैं। उन्हीं डार्क लाइंस को बोला जाता है फ्रॉनहोफर लाइंस। देखिए बिल्कुल वही चीज यहां पर है। Fraunhofer lines are dark lines in the spectrum of sun. When white light emitted from central core of the sun passes through its atmosphere, some of the radiations are absorbed by the gas present, resulting in dark lines of the emission spectrum of the sun. तो ये जो पर्टिकुलर हमें डार्क लाइंस मिल रही हैं, यानी कि ये वेवलेंथ जो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में नहीं मिली, इनको बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। अब इसमें किरचॉफ्स लॉ का क्या कनेक्शन, उस पर आते हैं। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ का इसमें रोल ये होता है कि एट द टाइम ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स, अब मान लेते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस हुई कि अर्थ पे हमें सोलर एक्लिप्स देखने को मिला। सोलर एक्लिप्स मतलब अर्थ जो सन से रेज निकल रही हैं वो डायरेक्टली अर्थ पर नहीं आ पा रही, बीच में मून आ गया होगा या फिर कोई दूसरा प्लैनेट आ गया होगा, तो अल्टीमेटली वो सोलर एक्लिप्स वाली चीज हुई। अब सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, ये जो रेज अब्सॉर्ब हुई थी फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर में, वो तो हमारे पास अभी ब्लैंक लाइंस के फॉर्म में मिली। लेकिन जब सोलर एक्लिप्स होगा तो यही वाली रेज, अब डायरेक्टली तो रेज आ नहीं पा रही, यही जो रेज पहले अब्सॉर्ब हुई थी वो एमिट होकर अर्थ के पास आती है। तो अगर हम सोलर एक्लिप्स के केस में एमिशन स्पेक्ट्रम बनाएं, तो जो पहले हमें ब्राइट लाइंस मिल रही थी, यानी कि जो पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही थी, वो सब गायब हो जाएंगी, और सिर्फ वो वेवलेंथ जो पहले अब्सॉर्ब हो गई थी, यानी कि जो वेवलेंथ हमें पहले नहीं मिल पाएंगी, सोलर एक्लिप्स के केस में सिर्फ वही वेवलेंथ हमारे पास आती है। तो सोलर एक्लिप्स के केस में स्पेक्ट्रम बिल्कुल इनवर्स हो जाएगा, यानी कि जहां पे ब्राइट लाइंस थी अब वो रीजन कंप्लीटली डार्क हो जाएगा, और जहां पर डार्क लाइंस थी जो पहले वेव्स अब्सॉर्ब हो गई थी अब वही एमिट होकर हमारे पास आएंगी, तो वहां पर अब डार्क लाइंस की जगह ब्राइट लाइंस बन जाती है। तो ये अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन यानी कि जो एप्लीकेशन है वो किरचॉफ्स लॉ का ही होता है कि जो चीज पहले अब्सॉर्ब हुई वो बाद में एमिट भी होगी। तो यही है, एट द टाइम ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स डायरेक्ट light rays emitted from photosphere cannot reach on the earth, and only rays from chromosphere are able to reach on the earth's surface. At that time we observe bright Fraunhofer lines. Normal condition में dark Fraunhofer lines, solar eclipse के केस में bright Fraunhofer lines. So ultimately जो absorb करता है वो definitely बाद में emit भी करता है। Explanation इसका Kirchhoff's law, good absorbers are good emitters. आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो चीज है और रेडिएशन की बोला जा सकता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो होती है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्योंकि रेडिएशन में देखिए हमने अभी तक जितना पढ़ा वो टोटली थ्योरेटिकल पार्ट था, उससे न्यूमेरिकल वाला कोई स्कोप नहीं बनता। जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट रेडिएशन में स्टार्ट होता है वो यहां से शुरू होता है, और पहली चीज है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, यहीं से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड per unit time from an area A of a black body at absolute temperature T is directly proportional to the fourth power of the temperature.
तो देखिए हमने कल एक टर्म पढ़ा था एमिसिव पावर। एमिसिव पावर में बोलते थे कि किसी भी बॉडी की जो एमिसिव पावर होती है वो होता है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो सिंपली स्पीकिंग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये बोलता है कि किसी भी ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T⁴ के। ये स्टीफन्स लॉ का सबसे सिंपल फॉर्म है कि किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेज टू द पावर 4, यानी कि टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन रेज टू द पावर 4। अब एमिसिव पावर को हम लिख सकते थे पावर पर यूनिट एरिया, यानी कि हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम को मैं बोल देता हूं पावर। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। अब हम करते क्या है, एरिया को सामने भेज देते हैं। तो ये मेरे पास चीज बन जाएगी कि पावर एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू T⁴। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसको हम सिग्मा लिख देते हैं और सिग्मा को बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। तो देखिए वही वाली चीज अब यहां पर आ गई। Q होता है पावर एमिटेड। ध्यान रखेंगे Q हीट नहीं है, यह है हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि पावर एमिटेड। तो पावर एमिटेड विल बी इक्वल टू सिग्मा A T⁴। A हो गया आउटर सरफेस एरिया, T⁴ में T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सिग्मा को बोला जाता है स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद रखनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8। तो ध्यान रखिए कोई भी ब्लैक बॉडी कितनी पावर एमिट करती है उसको हम डायरेक्टली अब कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका सरफेस एरिया और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो तो सिग्मा A T⁴। अब देखिए ये वाली जो चीज है, यानी कि यहां तक जो हमने लॉ लिखा ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है ब्लैक बॉडी के लिए, यानी कि ये जो हमने पावर की वैल्यू लिखी है ये सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लैक बॉडी की पावर एमिटेड कैलकुलेट करके बता सकती है। तो क्या स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ को हम ब्लैक बॉडी से किसी जनरल बॉडी या ग्रे बॉडी के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो भी करना पॉसिबल है। करेंगे क्या हम लोग, एमिसिविटी में यानी कि रिलेटिव एमिसिविटी में हमने पढ़ा था कि एमिसिव पावर ऑफ एनी जनरल बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एमिसिविटी, या फिर सिंपली सेइंग एमिसिविटी। एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी अब हम कैलकुलेट करना जानते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है हम किसी तरीके से एमिसिव पावर ऑफ अ ग्रे बॉडी यानी कि एमिसिव पावर ऑफ अ जनरल बॉडी कैलकुलेट कर लें। तो सिर्फ एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी को सामने भेज देते हैं, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, और एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी का जस्ट हमने अभी फॉर्मूला लिखा सिग्मा A T⁴। तो अगर हम एमिसिविटी वाली यानी कि रिलेटिव एमिसिविटी वाली टर्म समझते हैं तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को अप्लाई किया जा सकता है किसी भी जनरल बॉडी के लिए। तो वही अब कंसिडर कर लेते हैं। अ बॉडी विच इज नॉट अ ब्लैक बॉडी विल अब्सॉर्ब लेस हीट एंड देयरफॉर एमिट लेस हीट। कितनी एमिट करेगी उसके लिए फिर से हम लिख देंगे कि Q इज इक्वल टू, ध्यान रखेंगे यहां पे Q हीट नहीं है, ये है पावर एमिटेड यानी कि हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम, विल बी इक्वल टू E सिग्मा A T⁴। इस वाली चीज को हम रिलेटिव एमिसिविटी या फिर सिंपली सेइंग एमिसिविटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच रहती है। सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट 5.67 इंटू 10⁻⁸। A एक्सपोज सरफेस एरिया यानी कि आउटर सरफेस एरिया, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखिए वही सारी चीजें हो गई। E की वैल्यू हमने किरचॉफ्स लॉ से देखा था कि वो अब्सॉर्बिव पावर के प्रोपोर्शनल यानी कि अल्टीमेटली उसके बराबर ही आती है। तो E इज इक्वल टू A, ये वाली चीज किरचॉफ्स लॉ से आती है। अब देखिए ये तो सिर्फ बात हुई थी एमिशन की। प्रीवॉस थ्योरी में हमने ये भी बोला था कि हर बॉडी एमिट करने के साथ साथ अब्सॉर्ब भी करती है। तो अगर अब्सॉर्प्शन के लिए ये लगाना हो तो कोई भी बॉडी कितना अब्सॉर्ब करेगी वो हो जाता है सिग्मा A
यानी कि स्मॉल ए, और स्मॉल ए हो जाएगा अब्जॉर्प्टिव पावर, इंटू कैपिटल ए मतलब सरफेस एरिया, इंटू टी रेज टू द पावर 4। तो देखिए हीट एमिट भी हो रही है, अब्जॉर्ब भी हो रही है, तो नेट रेट ऑफ हीट फ्लो कितना हुआ, लास्ट में हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, बॉडी का टेम्परेचर टी, तो नेट हीट जो रेडिएट होती है, यानी कि हीट रेडिएटेड यानी कि हीट एमिटेड माइनस हीट अब्जॉर्ब, वो हो जाएगी सिग्मा ई ए टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू द पावर 4। तो देखिए ये कुछ फॉर्म हो जाते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के, जो कि डिफरेंट जगह पर अप्लाई होते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टार्टिंग में सिर्फ डिफाइन हुआ था ब्लैक बॉडी के लिए, यानी कि ब्लैक बॉडी जो पावर एमिट करती है वो होती है सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4। एमिसिविटी का यूज करते हुए हम ब्लैक बॉडी से जनरल बॉडी के लिए भी इसको लगा सकते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा ई ए टी रेज टू द पावर 4। एमिशन के साथ साथ अब्जॉर्प्शन भी होते हैं, तो नेट रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, यानी कि एमिशन माइनस अब्जॉर्प्शन, नेट रेट ऑफ हीट फ्लो वो कितना होगा, उसमें हम कर देते हैं सिग्मा ई ए टी रेज टू द पावर 4, ये इतना हो गया एमिशन वाला इफेक्ट, माइनस सिग्मा ई ए टी नॉट रेज टू द पावर 4, वो हो गया अब्जॉर्प्शन वाला इफेक्ट। तो दोनों इक्वेशन उनको कंबाइन करने पर आ जाता है नेट रेट ऑफ हीट फ्लो। आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉडी की एमिसिविटी 0.75, सरफेस एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस is kept in a room at temperature 27 degree Celsius. Find initial value of net power emitted by the body. तो देखिए क्या क्या चीजें गिवन है। एमिसिविटी यानी कि E की वैल्यू 0.75, ये क्वेश्चन में हमारे काम आने वाली है। बॉडी का सरफेस एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप जानते हैं ये भी स्टीफन्स लॉ के फॉर्मूले में आता है, तो ये भी काम का डेटा है। बॉडी का खुद का टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो बात हमें ध्यान रखनी है कि स्टीफन्स लॉ में हमेशा टेम्परेचर रखा जाता है केल्विन में, तो इसको हम लास्ट में केल्विन में कन्वर्ट भी करेंगे। 227 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 500 केल्विन। इसको एक रूम में रखा हुआ है, रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस की जगह हम यूज लेंगे 300 केल्विन का। तो हमें बॉडी का टेम्परेचर गिवन है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, एरिया, एमिसिविटी, ये सब कुछ गिवन है। इसके बेसिस से पूछ लिया कि इनिशियल वैल्यू ऑफ नेट पावर एमिटेड बाय द बॉडी कितना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि नेट पावर एमिटेड यानी कि Q माइनस Q नॉट, पावर एमिटेड माइनस पावर अब्सॉर्ब विल बी इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू द पावर 4। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, एरिया SI यूनिट में रखेंगे तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। टेम्परेचर बॉडी और सराउंडिंग के केल्विन में रखेंगे तो वो बन जाएंगे 500 केल्विन और 300 केल्विन। तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा E 0.75, स्टीफन्स कांस्टेंट 5.67 इंटू 10⁻⁸, एरिया बन गया 300 इंटू 10⁻⁴ इंटू 500 रेज टू द पावर 4 माइनस 300 रेज टू द पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा 69.4 वॉट्स। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ पे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। फॉर अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस, 727 डिग्री सेल्सियस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर दे रखा है, इसको हम बाद में केल्विन में कन्वर्ट भी करेंगे। Its radiating power is 60 watts and temperature of the surrounding is 227 degrees Celsius. If temperature of black body is changed to 1227 degrees Celsius, then its radiating power will become। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, उसको फटाफट समझते हैं। एक ब्लैक बॉडी का स्टार्टिंग में टेम्परेचर दे रखा था 727 डिग्री सेल्सियस, तो हम तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जगह लिखा जा सकता था 1000 केल्विन। तब उसकी रेडिएटिंग पावर थी, यानी कि उसमें से जो रेडिएशन एमिट हो रहे थे वो थे 60 वॉट्स। सराउंडिंग का टेम्परेचर था 227 डिग्री सेल्सियस यानी कि 500 केल्विन। अगर बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करके 1227 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1500 केल्विन कर दिया जाए तो उसकी रेडिएटिंग पावर कितनी हो जाएगी। इस सब डेटा को यूज करते हुए हम स्टीफन्स लॉ लगा सकते हैं। स्टीफन्स लॉ में जो फॉर्मूला था वो ये था
कि पावर एमिटेड विल बी इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू द पावर 4। ये स्टार्टिंग वाली पावर थी तो इसको हम Q1 से डिनोट कर देते हैं, फाइनल पावर Q2 से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा ई ए, नया वाला टेम्परेचर उसको मैं डिनोट कर देता हूं, इसको लिख देते हैं T1, इसको लिख लेते हैं T2 रेज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू द पावर 4। तो देखिए हम क्या क्या चीजें जानते हैं। Q1 60 वॉट्स, Q2 हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल बॉडी का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन था, फाइनल बॉडी का टेम्परेचर दे दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर वही रहेगा, हमें Q2 कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, सिंपली इनका रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेने का फायदा ये हुआ कि ये सिग्मा ई ए जिनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, वो तो यहीं पे आके कैंसिल हो जाना है। तो इस रेशियो को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाना है। सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पावर प्रोपोर्शनल टू ये वाली चीज हो गई, यहां तक तो हम पहुंच ही गए थे। तो 60 शुड बी इक्वल टू सिग्मा ई ए, ये सब हटा देते हैं क्योंकि बाद में रेशियो से तो कैंसिल होनी ही है। ये बनता 1000 रेज टू द पावर 4 माइनस 500 रेज टू द पावर 4, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। नई वाली जो पावर है उसको P से डिनोट कर लेते हैं। नया टेम्परेचर हो गया 1500 रेज टू द पावर 4 माइनस 500 रेज टू द पावर 4, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए डायरेक्ट पावर 4 लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए। तो कॉमन किस तरीके से लेंगे, इस पहली वाली टर्म में देखिए लिख रहा है 1000, तो यहां पे लिख रहा है 500, तो हम 500 को बाहर कॉमन लेते हैं। 500 को बाहर कॉमन लेने से क्या बनेगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, $500 रेज टू द पावर 4। अब ब्रैकेट में आते हैं, ये बचेगा 2 रेज टू द पावर 4 और ये बचा 1 रेज टू द पावर 4। एग्जैक्टली ऐसा काम सेकंड इक्वेशन में भी करते हैं, इसमें भी 500 को बाहर उठाते हैं, तो 500 रेज टू द पावर 4, इधर अब की बार आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 माइनस ये वाली चीज हो गई 1 रेज टू द पावर 4। देखिए इसका करने का फायदा ये हुआ कि अब जब मैं इन दोनों चीजों को डिवाइड करूंगा तो ये 500 रेज टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, 2 रेज टू द पावर 4 16 माइनस 1, और ये वाली चीज हो जाएगी 3 रेज टू द पावर 4 यानी कि 81 माइनस 1, तो ये बन गया 15 डिवाइडेड बाय 80। अब इसको हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक और टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनिशियल पावर और उसकी कंडीशन दे देगा और फाइनल कंडीशन देके हमसे फाइनल पावर की वैल्यू कैलकुलेट करवा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडिएशन में कंसिडर करते हैं। 2 spherical bodies have radius r and r/2 having surface temperature T1 and T2. If both have same radiating power, then find T1 is to T2। तो देखिए क्वेश्चन में 2 spherical bodies दे रखी हैं, उनका हमें रेडियस बोल रखा है, एक का r दूसरे का r/2, टेम्परेचर T1 T2। अगर दोनों बिल्कुल सेम पावर एमिट करते हैं यानी कि सेम पावर रेडिएट करते हैं तो हमें बताना है उनके टेम्परेचर का रेशियो क्या है। तो फिर से स्टीफन्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्टीफन्स लॉ में हम लोग बोलते थे कि जो पावर एमिटेड है इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेज टू द पावर 4। सराउंडिंग के टेम्परेचर की बात नहीं हो रही इसलिए वो टी नॉट रेज टू द पावर 4 वाला फैक्टर हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखिए रेडियस गिवन है तो रेडियस के बेसिस पे हम लोग एरिया का रेशियो बता सकते हैं। नेचर के बारे में कुछ नहीं बोला यानी कि बॉडीज किस मटेरियल की बनी है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि दोनों के लिए एमिसिविटी वाला टर्म सेम होगा। सिग्मा तो एक कांस्टेंट है ही सही। तो अगर मैं दोनों बॉडीज के लिए पावर एमिटेड का रेशियो ले लूं जो कि बोल रखा है पावर एमिटेड बराबर ही है, तो लिखा जा सकता है कि E इंटू T1 रेज टू द E इंटू A इंटू T1 रेज टू द पावर 4 शुड बी इक्वल टू A2 इंटू E इंटू T2 रेज टू द पावर 4।
क्योंकि एमिसिविटी के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो हम अज्यूम करके चलेंगे बराबर ही होगी, तो एमिसिविटी वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। स्फेरिकल बॉडीज हैं तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, पहली वाली बॉडी का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरी वाली का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली हम टेम्परेचर वाला वो रेशियो कैलकुलेट, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। पावर जो एमिट होती है उसको हम बोल देते हैं सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों बराबर पावर एमिट करते हैं, तो बोला जा सकता था P1 विल बी इक्वल टू P2, यानी कि सिग्मा की वैल्यू तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गई, तो A1 T1 रेज टू द पावर 4 शुड बी इक्वल टू A2 T2 रेज टू द पावर 4। एरिया 1 हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर T1 रेज टू द पावर 4, सॉरी ये वाली चीज हो जाएगी T1 रेज टू द पावर 4 शुड बी इक्वल टू A2 T2 रेज टू द पावर 4, तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू T2 रेज टू द पावर 4। तो देखिए 4 पाई भी दोनों तरफ से कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास सिंपली वाली चीज बनकर आ गई T1 बाय T2 रेज टू द पावर 4 शुड बी इक्वल टू 1 बाय 4, और यहां से जो हमसे पूछा गया था वो कैलकुलेट होकर आ गया कि T1 बाय T2 विल बी इक्वल टू 1 बाय √2। नेक्स्ट कंसिडर करते हैं क्वेश्चन, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड यानी कि पावर एमिटेड by an ideal black body at 27 degrees Celsius is 10 joules. If temperature of ideal black body is increased to 327 degrees Celsius, find energy emitted per second, यानी कि find new power। तो देखिए स्टार्टिंग का टेम्परेचर और पावर गिवन है, पावर पर सेकंड, तो एक सेकंड से जितनी एनर्जी निकल रही है उसको हमने 10 जूल बोल दिया, पावर के टर्म्स में बोले तो वो 10 वॉट्स हो जाएगा, तो वो हम समझ सकते हैं क्या वेरिएशन चल रहा है, यानी कि क्या कन्वर्जन चल रहा है। स्टार्टिंग का टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, तब पावर एमिट होती थी 10 वॉट्स यानी कि हर सेकंड एनर्जी एमिट होती थी 10 जूल्स। बाद में हमने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 327 डिग्री सेल्सियस यानी कि 600 केल्विन, तो हमें बताना है कि नई जो एनर्जी होगी पर सेकंड वो कितनी होगी। अब देखिए इसको हम पूरा फॉर्मूले से सॉल्व भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला था वो ये था कि पावर एमिटेड विल बी इक्वल टू, आइडियल ब्लैक बॉडी है, ई की वैल्यू 1 लेके चलेंगे तो सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4। सेम बॉडी कंसिडर कर रहे हैं तो सिग्मा और ए ये तो कांस्टेंट्स हो गए, तो लिख सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू द पावर 4। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे हम ये तो समझ पा रहे हैं कि एमिटेड पावर की वैल्यू बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी उसमें टेम्परेचर की पावर 4 इन्वॉल्व है। तो देखिए अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें तो पावर पे इफेक्ट पड़ेगा 2 रेज टू द पावर 4 यानी कि 16 टाइम्स, तो बिना सॉल्व करे ही बोला जा सकता है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हमने 300 केल्विन से 600 केल्विन कर दिया यानी कि टेम्परेचर को डबल किया। टेम्परेचर को अगर डबल कर दें तो पावर एमिटेड 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर स्टार्टिंग की थी 10 जूल तो उसका 16 टाइम्स, अब फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 160 जूल। अगर हम इस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी से नहीं करना चाहते तो रेशियो लेके भी कर सकते थे कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू द पावर 4। इसका मतलब Q1 बाय Q2 शुड बी इक्वल टू T1 बाय T2 रेज टू द पावर 4। ये बेसिक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया। हालांकि देखिए इसमें भी वही चीज बननी है, 600 बाय 300 वापस 2 बन जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4 दोबारा 16 बन जाएगा। तो ये उसका वो सोल्यूशन हो गया जो दूसरा वाला तरीका मैंने आपको बताया कि Q2 बाय 10, Q1 की वैल्यू 10 दे रखी थी, शुड बी इक्वल टू T2 बाय T1 रेज टू द पावर 4 यानी कि 600 बाय 300 रेज टू द पावर 4। 10 को सामने भेज देंगे तो वो 10 इंटू 16 बन जाएगा 160 जूल्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 300 केल्विन, assuming surrounding temperature is negligible, at what temperature will body emit double of its radiation? तो देखिए सराउंडिंग के टेम्परेचर को हमें कंसिडर नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया गया है। बॉडी का जो टेम्परेचर था वो 300 केल्विन था, हमें बताना है कितने टेम्परेचर पे उसकी रेडिएशन डबल हो जाए। अगर स्टार्टिंग में मैं रेडिएशन यानी कि पावर एमिटेड P कंसिडर कर रहा हूं तो फाइनल पावर एमिटेड 2P हो जानी चाहिए। तो दोबारा से हम रेशियो से ही करेंगे, रेशियो वाली चीज कैसे बनेगी उसको यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं, कैलकुलेशन वाली चीज अगली स्लाइड में देख लेंगे। तो नई वाली पावर 2P डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वाली पावर P,
विल बी इक्वल टू, नया वाला टेम्परेचर T अज्यूम कर लेते हैं और जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 300 केल्विन था, तो इज 300 रेज टू द पावर 4। P से P कैंसिल हुआ, अकेला अननोन T चल रहा है, दोनों तरफ अगर हम पावर 1/4 रेज कर दें तो सिंपली T की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इसकी जो फेयर कैलकुलेशन है वो कंसिडर करते हैं। देखिए वही ये वाली इक्वेशन बन गई 1/2, इस इक्वेशन को बस हमने रिवर्स करके लिख दिया, तो 1/2 इज इक्वल टू 300/T रेज टू द पावर 4, विच इंप्लाइज दोनों तरफ पावर 1/4 रेज कर दें तो ये बन जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 1/4 शुड बी इक्वल टू 300/T। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज बन जाएगी कि T शुड बी इक्वल टू 300 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/4। 2 रेज टू द पावर 1/4 की जो वैल्यू होती है वो हम अप्रोक्सीमेटली 1.2 भी यूज कर सकते हैं, और जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो 1.189 होती है। तो इससे हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो टेम्परेचर आ जाएगा 356.7 केल्विन। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमें समझनी है, देखिए अल्टीमेटली फिर से वही है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बस इससे क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के बनते हैं। तो क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं उसको एक बार में हम कंसिडर कर लेते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रेट ऑफ एमिशन है, अभी किसी ब्लैक बॉडी के लिए कंसिडर करते हैं कि जो रेट ऑफ एमिशन है वो हो जाएगा सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4। ब्लैक बॉडी के लिए कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब E की वैल्यू हम 1 लेके चल रहे हैं, इसलिए यहां पे कहीं E की वैल्यू अभी दिखा के नहीं रखी हुई। तो रेट ऑफ एमिशन हो जाएगा सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4। जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि हर बॉडी कंटिन्यूसली रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी करती है, तो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन होगा सिग्मा ए टी नॉट रेज टू द पावर 4। एमिशन माइनस अब्जॉर्प्शन से हमें मिल जाएगा नेट रेट ऑफ हीट फ्लो, या फिर बोला जा सकता है नेट रेट ऑफ हीट लॉस। इसको भी हम पहले कंसिडर कर चुके हैं। तो वो हो जाएगा रेट ऑफ एमिशन माइनस रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, यानी कि रेट ऑफ हीट लॉस विल बी इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू द पावर 4। ये चीज हम पहले यहां तक पढ़ चुके हैं। ये वाली जो टर्म आती है ओवरऑल, इसको बोलते हैं रेट ऑफ हीट लॉस। पर यूनिट टाइम बॉडी से कितनी हीट एमिट हो रही है, यानी कि बॉडी से ओवरऑल कितनी पावर लूज हो रही है, कितनी पावर ओवरऑल एमिट हो रही है, यानी कि एमिशन माइनस अब्जॉर्प्शन। अब इसके आगे एक और स्टेप बढ़ाते हैं। इसी मार्कर को हम लोग कंसिडर कर रहे थे। हमने ये भी अज्यूम किया था कि मान लेते हैं इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो यहां तक हम डिस्कशन कर चुके थे कि इसमें से जो एमिशंस होंगे वो अब्जॉर्प्शन से ज्यादा होंगे। अगर एमिशंस अब्जॉर्प्शन से ज्यादा हो रहे हैं तो इस बॉडी के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? हम जानते हैं कि टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर एमिशन यानी कि रेडिएशन अब्जॉर्प्शन से ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली बॉडी का टेम्परेचर कम होगा और टुवर्ड्स सराउंडिंग टेंड करेगा। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमने कैलोरीमेट्री में यह भी सीखा था कि उससे एग्जैक्टली कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही होगी। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो तो उससे रिलेटेड जो हीट इन्वॉल्व आती है वो हम ms डेल्टा टी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसी वाली चीज को यहां पे आप कंसिडर करते हैं, यानी कि उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। जो रेट ऑफ हीट लॉस है, यानी कि अभी मैं एक बार को ये वाली टर्म हटा दूं कि जो हीट लॉस्ट है किसी बॉडी का, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो हीट लॉस हो जाएगा dq इज इक्वल टू ms dt। दोनों तरफ अगर अब हम टाइम इंटरवल से, अगर टेम्परेचर बहुत कम हुआ मतलब बहुत कम चेंज हुआ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हीट भी बहुत कम अमाउंट की निकली थी, तो मान लेते हैं ऐसा होने में टाइम भी बहुत कम लगा। तो दोनों तरफ उस छोटे से अगर मैं टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दूं तो देखिए वही यही वाली चीज आ जानी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ उस छोटे से टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया dq बाई dt। dq बाई dt मतलब वही चीज रेट ऑफ हीट लॉस, किस रेट से यानी कि पर यूनिट टाइम कितनी हीट इसमें से लूज हो रही है, शुड बी इक्वल टू ms d कैपिटल T बाई d स्मॉल t। ये ms d कैपिटल T ये तो हो गई थी हीट लॉस डिवाइडेड बाय वो छोटा सा टाइम इंटरवल, तो स्मॉल dt। तो ये ms d कैपिटल D बाई d स्मॉल t को
हम इक्वेट कर देते हैं जो पिछली वाली इक्वेशन में लिखी थी रेट ऑफ हीट लॉस के। तो ये वाला बनकर आ जाएगा ms d कैपिटल T बाय d स्मॉल t शुड बी इक्वल टू सिग्मा a t रेज टू द पावर 4 माइनस t नॉट रेज टू द पावर 4। जो टर्म इसमें हम अभी कंसिडर करना चाह रहे हैं वो टर्म है ये वाली d कैपिटल T बाय d स्मॉल t। अब देखिए है क्या, d कैपिटल T है वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि बोला जाए तो चेंज इन टेम्परेचर। d स्मॉल t है वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम। तो ये हो गया रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी ओवरऑल कूल डाउन हो रही है तो dt मतलब टेम्परेचर कितने अमाउंट से कम हो गया, स्मॉल dt मतलब कितना टाइम लगा, तो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, या फिर एक और नाम दे देते हैं रेट ऑफ कूलिंग, कि बॉडी किस रेट से कूल हो रही है, यानी कि उसका टेम्परेचर किस रेट से कम हो रहा है। तो रेट ऑफ कूलिंग कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है, सिंपली ms को यहां से उठाकर इधर डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। तो रेट ऑफ कूलिंग शुड बी इक्वल टू सिग्मा a बाय ms इंटू t रेज टू द पावर 4 माइनस t नॉट रेज टू द पावर 4। तो रेट ऑफ कूलिंग विल बी इक्वल टू रेट ऑफ हीट लॉस डिवाइडेड बाय ms मतलब बॉडी की हीट कैपेसिटी, यानी कि थर्मल कैपेसिटी। ये हमने ms पहले टर्म पढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता था हीट कैपेसिटी। तो एक जनरल इक्वेशन लिखी जा सकती है कि रेट ऑफ कूलिंग will be equal to rate of heat loss divided by thermal capacity of the body, यानी कि सिग्मा a t raised to the power 4 minus t naught raised to the power 4 divided by ms। तो दो टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि आपको बॉडी की सारी कंडीशंस, उसके सारे पैरामीटर्स दे दिए जाएं और फिर आपसे पूछ ले कि रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा, या फिर एक स्टेप और आगे चले जाएं और पूछ ले कि बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग यानी कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। यह भी हो सकता है कि एक बॉडी के पैरामीटर्स देके दूसरी बॉडी के पैरामीटर्स यानी कि उसका रेट ऑफ हीट लॉस या उसका रेट ऑफ कूलिंग पूछ लिया जाए, तो वो हम अल्टीमेटली रेशियोज के हेल्प से कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हैंडल करना है इनको। क्वेश्चन है अ स्फीयर, अ क्यूब एंड अ थिन सर्कुलर प्लेट all made of the same material and having same mass are initially heated to the same temperature 1000 degrees Celsius. Which one of these will cool first? Which one of these cool first मतलब हमें सिंपली कंपेयर करके बताना है किसकी रेट ऑफ कूलिंग की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जिसकी रेट ऑफ कूलिंग मैक्सिमम होगी सबसे जल्दी वही कूल डाउन हो रहा होगा। रेट ऑफ कूलिंग कंपेयर करने का तरीका भी जानते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू सिग्मा a बाय ms t रेज टू द पावर 4 माइनस t नॉट रेज टू द पावर 4। अब देखिए क्या क्या चीजें हमें गिवन है और किन चीजों का हमें यूज करना है, उस पर आते हैं। सिग्मा सबके लिए सेम होता है, तो सिग्मा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, इसको हटा देते हैं। एक बात हमें बोल रखी है कि सब चीजों का मास सेम है, तो मास भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। सारी बॉडीज का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस रखा गया, सराउंडिंग ऑब्वियसली सबके लिए आइडेंटिकली होंगे, तो बोला जा सकता है कि ये पूरा टर्म भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है क्योंकि ये सबके लिए सेम आ रहा है। सारी बॉडीज सेम मटेरियल की बनी है, अगर सब सेम मटेरियल की बनी है तो सबकी स्पेसिफिक हीट भी सेम होगी। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहा वो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है यानी कि रेट ऑफ कूलिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। जिस बॉडी का एरिया जितना ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ कूलिंग उतनी ही ज्यादा होगी इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स में, यानी कि बाकी सारे फैक्टर अगर मैं सेम कर दूं तो रेट ऑफ कूलिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन तीनों का एरिया कंपेयर करना है, तो देखिए मास सेम है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो डेफिनेटली सबका वॉल्यूम भी सेम होगा। गिवन वॉल्यूम में जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो तो होता है स्फीयर का। ठीक है, ये हम विस्कोसिटी में भी पढ़ चुके हैं कि किसी गिवन वॉल्यूम में जो मिनिमम एक्सपोज सरफेस एरिया आता है वो आ जाता है स्फीयर का। मैक्सिमम हो जाएगा थिन सर्कुलर प्लेट का, वो कैसे? तो देखिए सर्कुलर प्लेट, इसको हम इफेक्टिवली बहुत पतले से सिलेंडर के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला जाता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया
मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट। ये सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। अगर इस सिलेंडर की हाइट को हम टेंडिंग टू जीरो कर दें, यानी कि हाइट ऑलमोस्ट जीरो कर दें, तो बोला जा सकता है कि जो सिलेंडर है वो इफेक्टिवली एक प्लेट में कन्वर्ट होने लगेगा। तो वॉल्यूम सबका बराबर है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, हमने हाइट को बहुत ही छोटा कर दिया, यानी कि वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। अगर हाइट बहुत कम कर देंगे तो वॉल्यूम उतनी रखने के लिए एरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बोला जा सकता है गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम सरफेस एरिया होगा वो स्फीयर का होगा, मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट का होगा, और सेकंड नंबर पर यानी कि इन दोनों के बीच में होगा क्यू। हमें ढूंढना था कि एरिया मैक्सिमम किसका है ताकि उसकी रेट ऑफ कूलिंग मैक्सिमम हो जाए। तो एरिया मैक्सिमम निकल कर आया प्लेट का, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्कुलर प्लेट। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये वही चीज दिख रही है कि रेट ऑफ कूलिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ प्लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ कूलिंग at 600 Kelvin if surrounding temperature is 300 Kelvin is H। अगर बॉडी का टेम्परेचर 600 केल्विन और सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन है तो रेट ऑफ कूलिंग है H। द रेट ऑफ कूलिंग एट 900 केल्विन इज, अगर बॉडी का टेम्परेचर 600 से चेंज करके 900 केल्विन कर दिया जाए तो पूछ रखा है कि रेट ऑफ कूलिंग कितनी हो जाएगी। एक ही बॉडी का पहले हमने ये टेम्परेचर रखा 600, सराउंडिंग का था 300, फिर उसी बॉडी को हम लेकर आ गए 900 पे, सराउंडिंग अभी भी चल रहा है 300 पे। तो देखिए स्टार्टिंग का जो रेट ऑफ कूलिंग है H, नया वाला जो रेट ऑफ कूलिंग है उसको मैं डिनोट कर लेता हूं H नॉट से। तो हम करेंगे क्या, पहले वाले पैरामीटर्स और बाद वाले पैरामीटर्स का रेशियो ले लेंगे और रेशियो की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि नई वाली रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी। तो रेट ऑफ कूलिंग का जो बेसिक फॉर्मूला था, रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला था सिग्मा ए बाय एम एस टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू द पावर 4। सेम बॉडी के लिए दो डिफरेंट कंडीशन में अगर हम ये रेशियो ले रहे हैं तो बोला जा सकता है कि ये सब तो कैंसिल हो जाना है, क्योंकि सेम बॉडी है तो ये पैरामीटर से चेंज होने नहीं है। तो फाइनल इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए टेम्परेचर स्टार्टिंग में 600, बाद में 900, सराउंडिंग चल रहा है 300 पे। तो रेट ऑफ कूलिंग बोला जा सकता है प्रोपोर्शनल होगी टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू द पावर 4 के। तो इसी के बेसिस पे सॉल्व करते हैं, दोनों का हम रेशियो भी ले लेंगे। ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैलकुलेशन पर आते हैं कि H इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी वाली जितनी भी चीजें थी यानी कि कांस्टेंट जो दोनों के लिए कॉमन है उसको हटाते हैं, डायरेक्ट टेम्परेचर वाला इफेक्ट लिखते हैं। ये बना 600 रेज टू द पावर 4 माइनस 300 रेज टू द पावर 4, इक्वेशन नंबर 1। नया वाला जो रेट ऑफ कूलिंग है उसके लिए लिखेंगे 900 रेज टू द पावर 4 माइनस 300 रेज टू द पावर 4। इसके आगे हमें समझ आ गया कि इसको सिंपली डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने पे ये सारे फैक्टर अपने आप कैंसिल होते हैं, इसलिए हमने स्टार्टिंग में उसको लिखा ही नहीं। इस तरीके की कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले भी हमने फेस करी थी। डायरेक्टली इन ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना है, करेंगे क्या, हम इसमें से कॉमन टर्म उठाने की कोशिश करेंगे और इनमें मुझे कॉमन टर्म दिखाई दे रही है 300। तो H बाय एच नॉट, ये इस तरीके से आगे चलेगा कि H बाय एच नॉट इज इक्वल टू, इसमें से 300 अगर बाहर ले लें तो आएगा 300 रेज टू द पावर 4, ब्रैकेट में चलेगा 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है, 1 रेज टू द पावर 4 होता तो उसको 1 ही लिखते हैं। नीचे वाले में आ जाता वापस 300 कॉमन, तो 300 रेज टू द पावर 4, ये बनता 3 रेज टू द पावर 4, यानी कि अल्टीमेटली 81 माइनस 1। तो ये हमारी कैलकुलेशन यहां से बच जाती। डायरेक्टली इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने की बजाय आप इसमें से जितना हो सके उतना कॉमन ले लीजिए। 300 रेज टू द पावर 4, 300 रेज टू द पावर 4 कैंसिल हो गया,
ये आ गया 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 यानी कि 15, ये आ गया 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 यानी कि 80। तो हम यहां से सिंपली h नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन एंड अ स्टार एट 200 केल्विन एंड 1000 सॉरी सन एंड अ स्टार एट 2000 केल्विन and 1000 Kelvin respectively and radius of star is half the radius of sun. Find the ratio of heat loss. देखिए डेटा इस तरीके से रखा है कि सन का टेम्परेचर 2000 केल्विन, स्टार का टेम्परेचर 1000 केल्विन, स्टार का रेडियस सन के रेडियस के कंपैरिजन में आधा है। इसका मतलब अगर मैं सन का रेडियस r मान लूं तो स्टार का रेडियस हम लोग r/2 मान के चलेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट लॉस। तो ये वो सारी चीजें कंसिडर हो गई। सन का टेम्परेचर r, स्टार का रेडियस r/2 यानी कि सन का रेडियस r, स्टार का रेडियस r/2, टेम्परेचर भी गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ हीट लॉस। हीट लॉस क्या होता था? सिंपली dQ/dt यानी कि सिग्मा EA T रेज टू द पावर 4 माइनस T नॉट रेज टू द पावर 4। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए जब हम इनको डिवाइड करेंगे यानी कि जब रेशियो लेंगे तो क्या क्या चीजें कैंसिल होनी है? सिग्मा कांस्टेंट ये तो कैंसिल होगा ही सही। अगर सेलेस्टियल बॉडीज हैं यानी कि सन वगैरह इन्वॉल्व हैं तो ये ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेंगी। ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेंगी तो दोनों की ई की वैल्यू 1 तो वो भी गायब हो जाएगी। सन का सरफेस एरिया बन जाना है 4πr², और इस रेडियस के अकॉर्डिंग स्टार का सरफेस एरिया बन जाना है πr² यानी कि 4πr/2 रेज टू द पावर 2। दोनों के टेम्परेचर गिवन है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कहीं भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब हमें ये वाली टर्म भी अवॉइड करनी है। तो दोनों के टेम्परेचर 2000 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1000 रेज टू द पावर 4, वहां से वो हैंडल हो जाएगा हमसे। तो यही वो वाली कैलकुलेशन कि पावर एमिटेड बाय सन डिवाइडेड बाय पावर एमिटेड बाय स्टार। सन का सरफेस एरिया हो जाना था 4πr², उसका टेम्परेचर की पावर 4 हो जाएगा 2000 रेज टू द पावर 4। स्टार का एरिया हम लोग समझ गए थे πr² यानी कि 1000 रेज टू द पावर 4। ये πr² यहां से कैंसिल होगा, ये वाली चीज बनकर आ जाएगी 2 रेज टू द पावर 4 बना 16 इंटू 4 आ गया 64। तो पावर एमिटेड बाय सन इज टू पावर एमिटेड बाय स्टार शुड बी इक्वल टू 64:1। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपली हमसे रेट ऑफ हीट लॉस पूछा हुआ था। रेट ऑफ कूलिंग पूछता तो हम डिवाइडेड बाय ms भी कर देते। m वाली चीज हो जाती डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम, डेंसिटी का डेटा गिवन होना चाहिए था, वॉल्यूम हम रेडियस के बेसिस पे कैलकुलेट करके बता देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। If two spheres of equal radius have same density, same specific heat, and both have same temperature T and surrounding temperature is Ts, then comment on rate of heat loss and rate of cooling. अब देखिए क्या क्या चीजें दोनों के लिए बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इक्वल रेडियस, सेम डेंसिटी, सेम स्पेसिफिक हीट, सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर ये भी हो गया सेम। हमें रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग कंपेयर करनी है। रेट ऑफ हीट लॉस का जो फॉर्मूला था वो था सिग्मा EA T रेज टू द पावर 4 माइनस TS रेज टू द पावर 4, रेट ऑफ हीट लॉस। नेक्स्ट रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला था वो ये था सिग्मा EA by ms T रेज टू द पावर 4 माइनस TS रेज टू द पावर 4। देखिए अब हमें कंपेयर करना है कौन ज्यादा या कम होगा, यानी कि किस केस में रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा है, किस केस में रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है। तो देखिए सारे फैक्टर रेट ऑफ हीट लॉस से ही अगर हम शुरू करें, सिग्मा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, कांस्टेंट है दोनों के लिए सेम। दोनों सेम मटेरियल के बने, सेम डेंसिटी वगैरह है तो बोला जा सकता है एमिसिविटी सेम। सेम रेडियस, एरिया भी सेम। सेम टेम्परेचर और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर।
तो ये वाला फैक्टर भी सेम। तो ये तो प्रूव हो गया कि जो दोनों का रेट ऑफ हीट लॉस है वो एग्जैक्टली बराबर आना है। अब आ जाते हैं रेट ऑफ कूलिंग पे। रेट ऑफ कूलिंग को हम सिंपली ये भी बोल सकते थे, रेट ऑफ हीट लॉस डिवाइडेड बाय थर्मल कैपेसिटी। रेट ऑफ हीट लॉस दोनों का बराबर था, तो ये तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। थर्मल कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं मास इनटू स्पेसिफिक हीट से। स्पेसिफिक हीट सेम है, मास कैलकुलेट होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, और वो भी दे रखा है कि दोनों का रेडियस भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, यानी कि दोनों का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यानी कि मास भी सेम होगा, तो दोनों की हीट कैपेसिटी भी सेम हो गई। इसका मतलब इस केस में दोनों की रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ हीट कूलिंग बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि उनकी देखिए सारी प्रॉपर्टीज और सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इन दोनों स्फीयर्स में कोई डिफरेंस है ही नहीं। रेडियस सेम था, डेंसिटी सेम थी, स्पेसिफिक हीट सेम थी, उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम था। तो जब सारे ही फैक्टर आइडेंटिकल हो गए तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होनी है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वही वाली चीज हो गई जो हमने अभी समझी, रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ कूलिंग दोनों केस में बिल्कुल बराबर।